गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल सेहत प्लस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी भी किसी भी छोटे बच्चे के गले में अगर कोई भी चीज़ फंस जाती है तो फिर हम उस बच्चे की जान कैसे बचा सकते हैं और घर पर ही उस बच्चे के गले में जो भी चीज़ फंसी है उसको बाहर निकालने की कोशिश किस तरह से कर सकते हैं। बहुत से बार देखा जाता है कि जब भी छोटे बच्चे, खास करके जो 5 साल से छोटे होते हैं, वो जब भी खेलते हैं तो खेलते वक्त या फिर खाते वक्त कोई भी चीज़ उनके गले में फंस सकती है। और जब भी कोई भी चीज़ छोटे बच्चों के गले में फंसती है तो उसके गले में या फिर विंड पाइप में फंसने के बाद चोकिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन भी बन सकती है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी छोटे बच्चे के गले में कोई भी चीज़ फंस जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ छोटे बच्चे के गले में फंसती है तो उसको हम चोकिंग ऐसे बोलते हैं। तो इस चोकिंग के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है माइल्ड और दूसरा होता है सीवियर। किसी छोटे बच्चे के अंदर माइल्ड चोकिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो विंड पाइप है वो पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट होती है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं भी होती है। तो उस कंडीशन में, मतलब कि माइल्ड चोकिंग की कंडीशन में, वो बच्चा लगातार रोता है और खांसता है। तो ये लक्षण होते हैं माइल्ड चोकिंग के। और जब भी किसी भी छोटे बच्चे के अंदर सीवियर चोकिंग हो जाती है तो फिर उसकी वजह से वो बच्चा रो भी नहीं सकता है, खांस भी नहीं सकता है, और अगर वो बोलने की कोशिश करे तो वो बोल भी नहीं सकता है। वो लगातार सिर्फ अपने गले को इस तरह से पकड़ करके या फिर इस तरह से पकड़ करके खांसने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से खांस भी नहीं पाता। इस तरह से सीवियर चोकिंग होने के बाद अगर हम जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो छोटा बच्चा जिसमें सीवियर चोकिंग हुई है वो कुछ ही समय में अनकॉन्शियस भी हो सकता है और उसकी जान का भी खतरा बन सकता है। सबसे पहली बात, जब भी किसी छोटे बच्चे के अंदर इस तरह से कोई भी चीज़ गले के अंदर फंसती है और चोकिंग हो जाती है तो सबसे पहली बात कि उस बच्चे के पास में जो भी है, चाहे वो उसके गार्डियन हो या फिर उसके पेरेंट्स हो, उनको पैनिक नहीं होना है। क्योंकि अगर आप खुद ही पैनिक हो जाओगे तो फिर आप उस छोटे बच्चे को उस कंडीशन से बाहर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आपका मेंटली स्टेबल होना और करेजियस होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात, जो भी चीज़ उस बच्चे के गले के अंदर फंसी है उसको अपने हाथ से या फिर उंगली से निकालने की कोशिश नहीं करनी है। कोई पर्सन अगर उसको उंगली से निकालने की या फिर हाथ से निकालने की कोशिश करता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो चीज़ है और भी अंदर चली जाए और वो विंड पाइप को भी ब्लॉक कर दे। इसलिए हाथ से उस चीज़ को निकालने की कोशिश नहीं करनी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें करनी पड़ती है उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए, उनको हम हेमलिच मैन्योर ऐसे बोलते हैं। तो हेमलिच मैन्योर के अंदर क्या क्या करना है इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहली बात कि किसी भी छोटे बच्चे में अगर चॉकिंग होती है, कोई भी गले में कोई भी चीज़ फंस जाती है, तो जो भी बच्चे 1 साल से कम उम्र के होते हैं उनमें कुछ अलग प्रोसीजर होती है। जो बच्चे 1 साल से लेकर के 5 साल तक के होते हैं उनमें अलग प्रोसीजर होती है, और जो बच्चे 5 साल से बढ़े लेकिन 10 साल से कम हैं उनमें अलग प्रोसीजर होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसमें कौन से एज ग्रुप में हमें क्या करना चाहिए। पहले बात करते हैं कि अगर 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे में अगर कोई भी चीज़ गले में फंसती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हम एक छोटे डॉल का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। स्कैपुलर रीजन एग्जैक्टली कहाँ है मैं आपको डॉल पे तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोनों स्कैपुला के जो बोन्स होते हैं उनके बीचों बीच हमें यहाँ पे स्लैप करना है। उसको, उस बच्चे को राइट हैंड के ऊपर ऐसे लिटाना है पेट के बल, और उसके दोनों स्कैपुलर बोन्स के बीचों बीच हमें 5 बार स्लैप करना है। इसको 5 बार स्लैप करने के बाद हमें उस बच्चे को फिर अपने राइट हैंड से पकड़ करके लेफ्ट हैंड के ऊपर लेना है, और उस बच्चे का माउथ जो है उसके माउथ को ओपन करके एग्जामिन करना है कि कहीं वो चीज़ बाहर तो नहीं आ रही है। अगर वो चीज़ अच्छी खासी बाहर आ रही है या फिर आ चुकी है तो हमें उसको अपने हाथ से निकालना है। अगर अभी भी वो चीज़ अंदर ही है, बाहर नहीं आ रही, उसके स्टर्नम के ऊपर उसको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। लेकिन छोटा बच्चा है इसलिए यहाँ पे हाथ का, पूरे पाम का इस्तेमाल नहीं करना है, बस अपने हाथ की जो दोनों उंगलियाँ होती है उनको इस्तेमाल करके उसके स्टर्नम के ऊपर, दोनों निपल्स के बीचों बीच स्टर्नम के ऊपर उसको वहाँ पे चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है लगभग 5 से 6 बार। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरह से चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। फिर से उसका माउथ चेक करना है, अगर वो चीज़ बाहर आ रही है तो निकालना है, अगर नहीं आ रही है तो फिर से उस बच्चे को अपने राइट हैंड पर लेकर के उसके पीठ के ऊपर 5 बार स्लैप करना है, फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि वो चीज़ बाहर नहीं आती है। अगर उस फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से उस बच्चे का विंड पाइप पूरी तरह से ब्लॉक हुआ है तो क्या हो जाएगा, कुछ ही समय में वो छोटा बच्चा अनकॉन्शियस हो जाएगा, मतलब कि बेहोश हो जाएगा। उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि उस छोटे बच्चे को किसी फर्म सरफेस के ऊपर लिटाना है, मतलब कि जो भी सरफेस ऐसा हार्ड सरफेस है उसके ऊपर उस छोटे बच्चे को लिटाना है। वहाँ पे उस छोटे बच्चे को लिटाने के बाद उस छोटे बच्चे को चेस्ट के ऊपर, जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले बोला, उसके स्टर्नम के ऊपर अपने दोनों उंगलियों से लगातार 30 बार तक चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है। और लगातार 30 बार चेस्ट कॉम्प्रेशन देने के बाद 2 से 3 बार उस छोटे बच्चे को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। इसका मतलब कि उस छोटे बच्चे को हमें मुंह से ही सांस देनी है, 2 से 3 बार सांस देनी है। उसके बाद फिर से 30 बार लगातार चेस्ट कॉम्प्रेशन देना है अपने दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करके, और चेस्ट कॉम्प्रेशन देने के बाद फिर से एक बार
मुंह से सांस देनी है। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कि वो बच्चा होश में ना आ जाए या फिर उस बच्चे को लेकर के हम अस्पताल ना पहुंच जाए। और जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो एक इंसान जब उस छोटे बच्चे एम्बुलेंस मैन्योर दे रहा है, तभी उस दूसरे इंसान को क्या करना है उस घर में कि एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करना है और जल्द से जल्द उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने की या फिर हॉस्पिटल ले जाने की सभी चीज़ों की अरेंजमेंट करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर वो छोटा बच्चा 1 साल से ज़्यादा उम्र का है लेकिन 5 साल से कम उम्र का है, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर वो छोटा बच्चा 1 साल से बड़ा है लेकिन 5 साल से कम उम्र का है, तो हमें क्या करना है, वो छोटे बच्चे को हाथ के ऊपर से नहीं लेना है क्योंकि अभी वो थोड़ा बड़ा हो चुका है। वो छोटे बच्चे को या फिर उस छोटी बच्ची को हमें क्या करना है कि अपने लैब के ऊपर लेना है। अभी मैं यहाँ पे लैब के ऊपर तो नहीं दिखा सकता आपको, अपने हाथ के ऊपर पकड़ के दिखाता हूँ क्योंकि ताकि ये सब कैमरे में आ सके। तो उसको ऐसे पकड़ना है अपने लैब के ऊपर, उसके बाद अपने पाम का इस्तेमाल करके उस छोटे बच्चे का जो बेली बटन है उसको पाम रखना है, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा अपना पाम रखना है। तो उस बच्चे को इस तरह से अपने लैब के ऊपर बिठा करके उसके बेली बटन के ऊपर हमें दोनों अपने हाथ पाम इस तरह से रखने हैं और उसके बाद उस बच्चे को ऐसे अपवर्ड और बैकवर्ड थ्रस्ट देने लगभग 5 से 7 बार तक। उसके बाद 1 सेकंड रुकना है और फिर से थ्रस्ट देने। ऐसा तब तक करना है जब तक उस बच्चे के गले में जो भी चीज़ फंसी है वो बाहर ना आ जाए। और इस कंडीशन में भी अगर वो छोटा बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है तो फिर से वही प्रोसीजर हमें रिपीट करनी है जिसको कि हम CPR ऐसे बोलते हैं। वहाँ पे क्या करना है कि उस छोटे बच्चे को हार्ड सरफेस के ऊपर लिटाना है। उसके बाद उस छोटे बच्चे को लगभग 30 बार लगातार चेस्ट कॉम्प्रेशन देने हैं अपने हाथ से और उसके बाद क्या करना है कि उस छोटे बच्चे को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। तब तक हमें करना है जब तक वो छोटा बच्चा होश में ना आ जाए या फिर हम उस छोटे बच्चे को लेकर के अस्पताल ना पहुंच जाए। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगर वो छोटा बच्चा 5 साल से ज़्यादा उम्र का है लेकिन 10 साल से कम उम्र का है, तो उस बच्चे में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी छोटा बच्चा 5 साल से बड़ा है उस छोटे बच्चे में हमें थ्रस्ट देने के लिए या फिर चेस्ट कॉम्प्रेशन के लिए अपने उंगलियों का या फिर अपने पाम का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि वो अभी 5 साल से बड़ा हो चुका है। वहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी फिस्ट या फिर अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी ये जैसे मैंने बोला एक डॉल अगर हम समझते हैं कि छोटी बच्चा है या फिर छोटी बच्ची है, तो हमें क्या करना है कि अपनी फिस्ट उसके चेस्ट के ऊपर रखनी है, दोनों भी फिस्ट, और इस तरह से वो छोटे बच्चे में हमें क्या करना है, बैकवर्ड ऐसे थ्रस्ट देने उसके चेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस थ्रस्ट हमें तब तक देने जब तक कि वो कॉइन वो छोटे बेबी के मुंह से बाहर नहीं आता है। कॉइन हो या जो भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, जब तक वो छोटे बच्चे के माउथ से बाहर नहीं आता तब तक उस छोटे बच्चे के चेस्ट के ऊपर हमें अपने मुट्ठी का सहारा लेकर के या फिर अपने फिस्ट का सहारा लेकर के थ्रस्ट देने या फिर चेस्ट कॉम्प्रेशन देने। ही वो फॉरेन बॉडी या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता है उसके मुंह से, हम उस बच्चे में चेस्ट कॉम्प्रेशन देना रोक सकते हैं। यहाँ पे इस बात का आप डिफरेंस समझिए कि जो 1 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको अपने हाथ के ऊपर उल्टा लिटा करके उसके पीठ के ऊपर स्लैप करना है और बीच बीच में उसका मुंह चेक करना है अगर वो फॉरेन ऑब्जेक्ट बाहर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इसको देखने के लिए। जो बच्चा 1 साल से ज़्यादा उम्र का है उसको अपने लैब के ऊपर बिठाना है और अपने पाम उसके बेली बटन के ऊपर रख करके उसको अपवर्ड और बैकवर्ड थ्रस्ट देने हैं और उसके बाद उसका मुंह फिर से चेक करना है ताकि वो चीज़ बाहर आ रही है या फिर नहीं हम देख सकें। और अगर आ रही है और आसानी से निकाल सकते तो ही निकालनी है, ज़्यादा फोर्सफुली निकालने की कोशिश हाथ से नहीं करनी। और अगर वो बच्चा 5 साल से बड़ा है तो फिर क्या करना है, उसको चेस्ट कॉम्प्रेशन देने के लिए हमें अपनी मुट्ठियों का या फिर अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करना है और फिस्ट से हम उसके चेस्ट के ऊपर उसको चेस्ट कॉम्प्रेशन दे सकते हैं। और इन तीनों भी कंडीशन में अगर वो छोटा बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है, तो फिर हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें उस छोटे बच्चे को एक हार्ड सरफेस के ऊपर लिटाना है और उसको CPR देना है, मतलब कि लगातार 30 बार उसको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं और उसके बाद फिर उस बच्चे को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। चेस्ट कंप्रेशन देते वक्त क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको हमें चेस्ट के ऊपर, स्टर्नम के ऊपर 2 उंगलियों से सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन देना है। और अगर वो बच्चा 1 साल से बड़ा है तो अपने पाम का इस्तेमाल कर करके हम उसमें चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं। और अगर वो बच्चा 5 साल से बड़ा है तो फिर उसको चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए अपने फिस्ट या फिर मुट्ठी का इस्तेमाल करना है। और ये सब चीज़ें हम जब भी कर रहे हैं तब तक दूसरे पर्सन को, घर में जो भी दूसरा पर्सन है उसने अस्पताल को इन्फॉर्म करना है और जल्द से जल्द एम्बुलेंस को अरेंज करना है। जितना जल्द हो सके उतना जल्द उस बच्चे को आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ओवरऑल ये सब चीज़ें होती है जिनको हमें ध्यान में रखना है जब भी किसी छोटे बच्चे के गले में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर फंस जाए तो। आई होप कि आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसकी एक बेसिक जानकारी, एक आउटलाइन आपको पता चल चुकी होगी। अगर आपके इसके विषय में कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।